सुमन अपनी नई बहू प्राची को समझाते हुए बोलती है। देख बहू, अब ना तुझे इस घर को संभालना है, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है। अगर तुझे कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दियो। तू मुझे अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझ। तुझे पता है कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। घर बदलता है, परिवार बदलते हैं, रिश्तेदार बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी बदले। तू जैसी है तू वैसी ही रह। मैं तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। माँ जी, शादी से पहले मैं काफी नर्वस थी कि शादी के बाद कैसे होगा सब। अब आप लोग मुझे अपनाओगे कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ का डर लग ही नहीं रहा। शादी के बाद जैसे आप बात कर रही हो मुझसे, मुझे समझ आ रहा है। हर बात अभी से बता रही हो, कैसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना चाहिए। ये चीजें मुझे सच में बहुत अच्छी लग रही है और पता चल रहा है कि आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ ही हो। माँ जी, अब घबराना मत और दिमाग में ये मत लाना कि घर में बहू आ गई है, अब आप भी अपना हुक्म कैसे भी चला सकती हो, क्योंकि घर में आपकी बेटी ही आई है। बहू देख, ऐसे ही घर चलता है। कुछ तू समझेगी, कुछ मैं समझूंगी। तेरी गलतियों को मैं माफ करूंगी, मेरी बातों को तू समझेगी और आगे बढ़ेगी, तभी तो घर चलता है। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ, वहाँ आराम कर लियो। वैसे भी इतनी सारी रस्में निभा के तो थक गई होगी। सुमन हमेशा अपनी बहू को समझाती और हमेशा उसका साथ देती और इसी तरह ससुराल में सब कुछ सही चल रहा था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। मयंक को भी अपने परिवार को देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि मयंक काफी ज्यादा डरता था कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब गर्मियों का मौसम आ रहा था, काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुमन बाहर गर्मी से आती है, अपनी बहू को बुलाती है। अरे बहू, कहाँ है? जल्दी से आ, इतनी गर्मी लग रही है। पंखा, कूलर, एसी कुछ तो चला दे, मेरी तो गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। प्राची तुरंत वहाँ पानी का गिलास लेकर आती है, अपनी सास को देकर उसके लिए एसी चलाने लगती है। सुमन अपनी बहू से कहती है, नहीं बहू, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मुझे प्यास नहीं लग रही है। मुझे नारियल पानी पीना है। इतनी गर्मी हो रही है, बाहर जाना तो पाप हो गया है। मेरा तो सर ही घूम रहा है। इतनी गर्मी में इंसान बाहर चला जाए तो तब जाएगा। पता नहीं लोग कैसे बाहर काम करते होंगे। बहू जा ना, तू पास की दुकान से ना नारियल पानी लेके आ जा, मुझे ना बहुत प्यास लगी है। अभी तो आपने कहा बाहर बहुत गर्मी हो रही है और अब आप बाहर से इतनी गर्मी में मुझे नारियल पानी लेने के लिए भेज रही हो। नहीं माँ जी, रहने दो, इतनी गर्मी में मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अभी थोड़ी देर पहले मैं छत पर गई थी, सच में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि भागते हुए नीचे आई हूँ। बहू, बहुत गर्मी पड़ रही है, इसलिए बोल रही हूँ, जा जाके नारियल पानी ले आ। तूने काम वाम बाद में कर लियो, अभी ना मेरे शरीर को पानी की जरूरत है और मुझे नारियल पानी पीना है। माँ जी, इसका मतलब अगर आपको प्यास लगती है तो आप नारियल पानी पीते हो, लेकिन मुझे तो शादी के बाद आए हुए इतना टाइम हो गया है और अब तक आप पानी पी रही है। अचानक से नारियल पानी से कैसे प्यास बुझाने लग गई? ये कैसा आइडिया है? और इतना महंगा आइडिया है आपका। पानी भी ठीक रहता है प्यास बुझाने के लिए। बहू, मैं ना शुरू से ही घर में नारियल पानी पीती हूँ जब प्यास लगती है तो। देख, तुझे पता है ना, गर्मी की वजह से कितनी दिक्कत होती है। ऊपर से आजकल का खान पान भी अच्छा नहीं है, और खान पान ऐसा है, मौसम बदलता रहता है, तो नारियल पानी पीना सबसे अच्छा है। और रही बात पैसों की, कि वो तो कमाई लेंगे। अगर हमारा शरीर सही रहेगा तो पैसे कमाने में दिक्कत ही क्या है। मैंने तो अब तक शायद 2 बार ही नारियल पानी पिया होगा, कभी इतना नहीं पिया जितना आप बता रही है। अरे प्यास लगे तो सबसे पहले पानी याद आता है, ना कि नारियल पानी दिमाग में आता है। बहू, तू और मैं ना बहुत अलग हैं। मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं है कि तुझे भी अच्छी लगे। अब ना तू बात कर करके ना मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, जा जाके नारियल पानी लेकर आ। प्राची अपनी सास के लिए नारियल पानी लेकर आती है, लेकिन अभी भी प्राची को इस बात पर यकीन नहीं होता कि उसकी सास को प्यास लगती है तो वो नारियल पानी पीती है। कुछ दिन बाद वापस से सुमन नारियल पानी पीते हुए घर आती है और अपनी सास को नारियल पानी पीते देख प्राची बोलती है, माँ जी, आपको जरा से भी शर्म नहीं है? इतनी गर्मी में आपका बेटा काम कर रहा है ताकि घर में 2-4 पैसे आए और आप उनके पैसों में नारियल पानी पीकर प्यास बुझा रही हैं। तभी वहाँ सुमन की पड़ोसन अनीता आती है। अरे सुमन, तेरी बहू ने तो तेरी खाट खड़ी कर दी। बताओ, जो नारियल पानी तू हमेशा से पीती आ रही है, तेरी बहू तुझे पीने से मना कर रही है।
ये तो बहुत गलत है। और प्राची बहू, तेरी सास तो तेरा हमेशा साथ देती है, लेकिन तू उसे खाने पीने से टोक रही है। बताओ कैसा जमाना आ गया है। आंटी जी, जमाना भी वही है, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई है ना। आपको पता है महंगाई कितनी ज्यादा है। अरे इस महंगाई में हम नारियल पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं पी सकते हैं। मैं यही तो माँ जी को समझा रही हूँ, लेकिन माँ जी को बात समझ ही नहीं आती। अब आप ही कुछ बोलिए ना। रहने दे अनीता, मेरी बहू को मत समझा। उसको जो करना है करने दे, और जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। अगर मेरी प्यास नारियल पानी से बुझती है तो मैं नारियल पानी ही तो पीऊंगी ना। अगर इसे कोई दिक्कत है तो ये इसकी गलती है ना। और हाँ बहू, तू ना मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है सुमन, तू कहती है तो मैं नहीं बोलती। वैसे तो मैं ये बताने आई थी कि मैंने अपने भाई से बात की थी नारियल पानी के बारे में। उसने बताया कि वहाँ पर थोड़े सस्ते दाम में मिल जाते हैं नारियल पानी। तू बोलेगी तो मंगवा दूंगी तेरे लिए भी। अरे मंगवाने में पूछना क्या है, अपने भाई को बोल अगर सस्ते दाम में सही सही सी चीज मिल रही है तो लेके आ जाए, क्योंकि मैं तो रोज ही नारियल पानी पीती हूँ और उसी से ही तो मेरी प्यास बुझती है। और अगर पैसे कम लगेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा होगा। और एक काम कर, भाई से बात करके जो भी पैसे बने मुझे बता दियो, मैं उसे दे दूंगी। हद हो गई, मतलब मेरी बातों का कोई असर ही नहीं है। पैसे में आग लगाई जा रही है, पर ये नहीं दिखा पानी से भी प्यास बुझती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सबको नारियल पानी से ही प्यास बुझानी है। करो जो करना है, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। प्राची को अपनी सास पर काफी गुस्सा आता है। कुछ दिन बाद मयंक और सुमन दोनों नारियल पानी पी रहे होते हैं। नारियल पानी पीता देखकर प्राची बोलती है, मयंक, आपको तो माँ जी को समझाना चाहिए ना। अरे आपको पता है ना नारियल पानी कितना महंगा आता है। माँ जी अपनी प्यास बुझाने के लिए नारियल पानी पीती हैं। अगर ऐसे ही हम पैसे उड़ाते रहेंगे तो आगे के बारे में क्या सोचेंगे। मुझे माँ ने बताया था कि तुम ना बिना बात के ना चिड़चिड़ी होती जा रही हो। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, माँ को ना पेंशन मिलती है और मेरी माँ का जो खर्चा है ना नारियल पानी में, वो ना उनके पैसों का आता है। तो तुम्हें ना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, मौसम को तुम देखती हो कितना बिगड़ता जा रहा है, और ऐसे मौसम में इंसान अपने आप का ध्यान रख नहीं पा रहा है। तो एक नारियल पानी पिएगा, उसको थोड़ा अच्छा फील होगा, तो क्या गलत है। नारियल पानी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेरी माँ अकेले खुद के लिए तो मंगाती नहीं है, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी मंगवाती है। तो फिर तुम्हें वो नहीं दिखेगा, तुम्हें तो बस पैसा दिखता है। मयंक की बात सुनकर प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद प्राची अपनी सास से कुछ भी नहीं कहती है। गोपी अपने परिवार के साथ मदनपुर गांव में रहती थी। गोपी एक गरीब घर की लड़की थी और उसकी देवरानी अमीर घर की, जिसके चलते उसकी सास और मिला दोनों के बीच में मतभेद किया करती। एक दिन सुबह के समय वो आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी, तभी उर्मिला वहाँ आती है। बहू तो अभी तक बर्तन ही धो रही है, तो फिर खाना कब बनाएगी? यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है। माँ जी, मैं बर्तन धोकर घर में झाड़ू पोछा करके बस खाना ही बनाने जाऊंगी। अच्छा, पहले तो अपना सारा काम खत्म करेगी, उसके बाद खाना बनाएगी। तब तक मैं भूखी रहूं? पागल समझ रखा है क्या मुझे? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब बोला? आप गलत समझ रही हो मुझे। ये सही गलत मुझे बाद में बताना, अभी ये सब समझने का मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे भूख लगी है, पहले जाकर मेरे लिए खाना बना। पता नहीं मेरे बेटे को कहाँ से एक करम फुटी मिल गई, जो तुझ जैसी गरीब लड़की को बहू बनाया मैंने। माँ जी आप गुस्सा मत करिए, मैं पहले खाना बना देती हूँ, बाद में सारे काम कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, खाना बनाकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस घर में तो मेरा कोई है ही नहीं जो मेरा ख्याल रखे। उर्मिला अपनी बड़ी बहू को खरी खोटी सुना रही होती है। तभी उसकी छोटी बहू मीरा चमचमाती साड़ी और जेवर से लदी हुई उनके पास आती है। क्यों माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं हूँ ना आपकी छोटी बहू, आपकी सेवा करने के लिए। बड़ों की सेवा करने में बहुत पुण्य मिलता है। हाय मेरी छोटी बहू, तू कितनी अच्छी है और कितनी ज्ञान से भरी हुई है। तेरी आवाज, तेरा रंग रूप सब कितना सुंदर है, कोई भी देखकर मन मोहित हो जाए। सच में माँ जी, मैं आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ। हाँ बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। माँ जी, आपकी नजर मुझे कभी नहीं लगेगी, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और बच्चों को माँ की नजर कभी नहीं लगती। लेकिन आप वादा करिए, आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं कहेंगी कि इस घर में आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है छोटी बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि मेरे घर में मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है।
अपनी सास का ये दोगला बर्ताव देखकर गोपी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले घर के अंदर निकल जाती है। कुछ देर के बाद में गोपी के रसोई में पहुंचने से पहले ही मीरा वहां पर पहुंच चुकी थी और सब्जियों की टोकरी को हाथों में उठाकर अपने आप से कहती है, माँ जी को इतनी जोर से भूख लगी है, अगर माँ जी को थोड़ी देर में खाना नहीं मिला तो वो बड़ी भाभी का क्या हाल करेंगी, ये तो वो खुद भी नहीं जानती हैं। और बड़ी भाभी समय से खाना बना नहीं पाएंगी क्योंकि सब्जी तो सारी मैं लेकर जा रही हूँ। जरा मैं भी तो देखूं कि बड़ी भाभी बिना सब्जी के खाना कैसे बनाएंगी। हाय राम जी, सारी की सारी सब्जियां कहाँ चली गई? सुबह तो मैंने यहीं रखी थी, लेकिन अब तो सिर्फ यहाँ आलू ही रखे हैं। बाकी सब्जियां कहाँ गायब हो गई? अब मैं सिर्फ आलू का क्या बनाऊं? लेकिन बिना बनाए गुजारा भी तो नहीं होगा क्योंकि सबको भूख लगी है। एक काम करती हूँ, खिचड़ी बना लेती हूँ। गोपी इतना कहकर गैस पर खिचड़ी चढ़ा देती है। जैसे तैसे करके वो सबके लिए खिचड़ी बनाती है और एक थाली में परोसकर सबसे पहले एक साधु के पास लेकर जाती है। खिचड़ी खाकर साधु बोलता है, बेटी तुम रोज यहाँ खाना लेकर क्यों आती हो? तुम्हारी सेवा भाव के कारण मुझ साधु को दोनों समय का भोजन मिल जाता है। साधु महाराज, ये सब बस आपकी ही देन है। आखिर तुम कब तक मेरी ऐसे सेवा करती रहोगी? कब तक मुझे खाना खिलाओगी? साधु महाराज, जब तक मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं जिंदा हूँ, तब तक आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होने दूंगी। गोपी साधु को खाना खिलाकर घर वापस आ जाती है और अपने सभी घर वालों के लिए खाना लगाकर उन्हें आवाज देकर बुलाती है। थोड़ी देर के बाद में सब वहाँ आते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी गोपी का पति राम उससे बोलता है, आज तुमने खिचड़ी बनाकर बहुत अच्छा काम किया है। बड़े दिनों से ना मन कर रहा था कि मैं खिचड़ी खाऊं, वो भी अचार के साथ। और हाँ, तुम्हारे हाथ में ना जादू है, जादू। सच में खा के मजा आ गया। हाँ बड़ी बहू, खाने में तो सच में बहुत ज्यादा ही स्वाद है। जितनी मुझे भूख लगी थी उतना ही मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। वैसे एक बात तो है, मेरे बहू के हाथों के खाने में तो जादू है, जादू। मेरा पासा तो उल्टा ही पड़ गया। मुझे लगा था बिना सब्जी के ये कुछ नहीं बना पाएंगी, लेकिन बड़ी भाभी ने तो खिचड़ी बनाकर सबका दिल जीत लिया। कल बताऊंगी इनको तो। सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गोपी फिर से खाना बनाकर जब तक साधु को देने जाती, उतनी देर में मीरा वहाँ आकर सब्जी में बहुत सारा तेल डालकर वहाँ से गायब हो जाती और गोपी के आते ही अपनी सास को लेकर वहाँ आती है और बोलती है, माँ जी, जरा कढ़ाई की तरफ देखिए, तेल तो पानी की तरह बह रहा है। इस तरह से बड़ी भाभी अच्छा खाना बनाती हैं। बहू, ये 4 दिन का तेल एक ही दिन में इस्तेमाल करके हमें सड़क पे लाने का इरादा है क्या तेरा? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मैं ये ना बकरी की तरह मैं मत किया कर। आगे से इस चीज का ध्यान रखियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उर्मिला अपनी बहू को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मीरा की लगातार कोशिशों के बाद भी वो गोपी को घर से बाहर नहीं निकलवा पाती। एक दिन फिर से गोपी जैसे ही रसोई से खाना बनाकर हटती है, मीरा रसोई में जाकर उसके खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। थोड़ी देर के बाद गोपी वही खाना लेकर साधु के पास जाती है। साधु जैसे ही खाना खाता है, तेज नमक के कारण उसका मुंह बन जाता है। क्या हुआ साधु महाराज, आपने खाना खाते ही ऐसा मुंह क्यों बना लिया? अरे बेटा, तुमने खाने में इतना नमक क्यों डाल दिया? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। साधु महाराज, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। कुछ दिनों से पता नहीं कैसे कभी मेरा खाने में नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी तेल। मेरी सास मुझे बहुत सुनाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। साधु अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों द्वारा सब कुछ देख लेता है कि कैसे उसकी देवरानी उसके पीठ पीछे से उसका सारा खाना खराब कर देती है। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसे एक जादुई मसाला देते हुए बोलता है, ये देखो बेटी, ये एक जादुई मसाला है। भोजन बनाने के बाद इसकी एक गांठ भोजन के अंदर डाल देना। उसके बाद तुम्हारा खाना अति स्वादिष्ट हो जाएगा और तुम्हें कोई कुछ नहीं सुना पाएगा। आप सच कह रहे हो साधु महाराज? अरे बिटिया, मैं सच बोल रहा हूँ। अब जाओ, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। गोपी जादुई मसाले को लेकर घर आती है और उसे अपने खाने में मिलाकर सबको खाने को देती है और मीरा फिर नाकामयाब हो जाती है। अगले दिन फिर गोपी जैसे ही खाना बनाकर तैयारी करती है, तभी उसे साधु की बात याद आती है और वो अपने आप से बोलती है, खाना बाहर ले जाने से पहले मुझे इसमें अपना जादुई मसाला मिलाना चाहिए।
ताकि अगर खाने में कोई गड़बड़ हो तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो ये सब बड़ी भाभी के जादुई मसाले का कमाल है। इन्हें तो अब मैं बताऊंगी। बस करिए आप लोग, सिर्फ भाभी ही नहीं बल्कि मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ अगर मौका मिले तो। इसमें मौके वाली क्या बात है? एक काम करो, कल का सारा खाना तुम ही बना लो। हाँ छोटी बहू, राम बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। कल का सारा खाना तुम बनाओगी और दिखा दो सबको कि मेरी छोटी बहू किसी से कम नहीं है। अगले दिन मीरा जैसी तैसी करके सबके लिए खाना बनाती है और गोपी की बात सुनकर वो उसके जादुई मसाले की बहुत सारी गांठ खाने के अंदर डाल देती है और अपने आप से बोलती है, बड़ी भाभी एक गांठ डालती है जिससे उनके खाने में इतना स्वाद आ जाता है। मैंने तो इतनी सारी गांठ डाल दी है, मेरे खाने का स्वाद उनके खाने से भी अच्छा होगा। मीरा खाना लगाकर सबको खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही सभी खाना खाते हैं तो मिर्ची के कारण उनके कान नाक से धुआं निकलने लगता है और उर्मिला चिल्लाते हुए कहती है, छोटी बहू, ये खाना है या जहर? ले जा इसे मेरे आगे से और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, ये सब गरीब बहू के जादुई मसाले का कमाल है, उसी कारण हमारी ये हालत हुई है। बहुत जलन हो रही है माँ जी। तू ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा, मुझे दिखाई मत दे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अपनी चालबाजी और जलन के चक्कर में मीरा का किया हुआ उसी के ऊपर भारी पड़ता है। गोपी की जगह उसे घर छोड़कर जाना पड़ता है। बुद्धू अपने ही गांव के मुखिया घनश्याम के घर काम किया करता था। बुद्धू मुखिया जी का सबसे खास नौकर था, जिस वजह से मुखिया जी भी अपने नौकर पर पूरा भरोसा करते थे। एक रोज मुखिया जी बुद्धू को पैसे दे रहे होते हैं। अरे बुद्धू इंसान, ये तेरी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें एक बार गिन तो ले। अरे मालिक, 15 साल की उम्र से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। आपका नमक खाया है, नमक हलामी थोड़ी कर पाऊंगा, नहीं आप पर कभी शक कर लूंगा। यही तो मुझे पसंद है बुद्धू तुम में, वरना तो इतने सालों में मुझे गांव वालों ने भी तुझे लेकर न जाने कितनी बार कह दिया है, लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर भरोसा किया है और हर बार तूने मेरा भरोसा भी जीता है। अरे दीदी, आपने देखा जीजा जी को कैसे मूर्ख बना दिया इसने, और जीजा जी इस मूर्ख पर कितना भरोसा करते हैं, और ये तो उनको बेवकूफ बनाता रहता है। हाँ हाँ, देख रही हूँ, इसे तो मैं 15 सालों से निकालना चाह रही हूँ, लेकिन इसने भी कोई मौका नहीं दिया है जिससे मैं इसे बदनाम करूँ और घर से बाहर निकाल सकूँ। अरे दीदी, आप भी ना, मौके का इंतजार नहीं किया जाता बल्कि मौका बनाया जाता है। बस आप देखते जाइए आपका ये भाई क्या क्या करता है। अरे मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है, जो मैं इन सालों में नहीं कर पाई वो तुम कुछ ही दिन में करके दिखा दोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है लपेटू। माला बुद्धू से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी और न ही उसे अपने घर में देखना चाहती थी, और इसके पीछे का कारण था मुखिया, जो कि बुद्धू पर माला से भी ज्यादा भरोसा करता था। सुनिए जी, मुझे काफी समय से आपसे बुद्धू के बारे में बात करनी थी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको अपनी पत्नी से ज्यादा तो उस नौकर पे भरोसा है। देखो, अगर तुम बुद्धू के खिलाफ मेरा कान भरने आई हो तो उल्टे पांव लौट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम्हें और किसी से कोई समस्या है तो बताओ मुझे। नहीं, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है, और आप जो बुद्धू पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो एक नौकर है। मुझे अच्छे से पता है वो इस घर का नौकर है, लेकिन मैंने उसे कभी इस घर का नौकर नहीं माना है। मैंने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तभी तो भगवान ने अभी तक मुझे कोई संतान नहीं दी है। सब आपके कारण ही हो रहा है। इतना बोलकर माला वहाँ से चली जाती है। बुद्धू हालांकि ये सब सुन लेता है, लेकिन वो अपनी मालकिन माला की किसी भी बातों का कोई भी बुरा नहीं मानता। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। बुद्धू पूरे दिन मुखिया जी के कामों में लगा रहता और इधर माला और लपेटू किसी भी तरह बुद्धू को फंसाना चाहते थे। एक रोज सुबह के समय ही मुखिया अपने नौकर बुद्धू से कहता है, बुद्धू, मैंने तुझे जो जमीन के कागज रजिस्ट्रार दफ्तर से लाने के लिए कहा था, क्या वो तू ले आया? हाँ मालिक, वो मेरे पास ही है। क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? अच्छा,
मुझे तो एक बात बता, मैंने तुझे कभी किसी चीज की कमी होने दी है क्या, जो तू एक खेत के लिए गद्दारी कर रहा है? नहीं मालिक, मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे? मुझे कुछ समझ नहीं आला। तुमने अपनी पत्नी को यही कहा है कि मालिक ने तुम्हें अपने यहाँ काम के बदले जमीन दी है। ये अफवाह पूरे गांव में फैली हुई है। मुझे पता है मालिक, ये मेरी ईमानदारी का ही नतीजा है जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है, तेरी बीवी 4 औरतों के सामने ये कह रही थी कि मुखिया जी ने काम के बदले खेत दिया है। मालिक, उसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया गया था और मैं नहीं चाहता कि मैं उसका नाम लूं। बाकी उसे समझा दूंगा। कौन है वो जिसने ऐसा बोलने के लिए तेरी बीवी को मजबूर किया? और अगर ऐसा था तो तू मेरा इतना खास है, तुझे पहले मुझसे आकर कहना चाहिए था। मैंने तो पहले ही कहा था, इन भिखारियों का क्या भरोसा, कब पैसे देखकर ईमान डोल जाए इनका। मैंने आपको पहले कहा था जीजा जी कि वो कागज मुझे दे दो, लेकिन आप नहीं माने तो मैंने इसे धमका दिया। ठीक किया तूने, वरना इन्होंने तो अपने नौकर को इतना सर पे चढ़ा रखा है कि अभी तो सिर्फ यही अफवाह उड़ी है कि बुद्धू को मुखिया ने खेत दे दिया। कुछ दिनों बाद ये भी सुनने को मिलेगा कि पुश्तैनी घर भी उसके नाम कर दिया। बुद्धू समझ चुका था कि ये सब और कोई नहीं मुखिया जी का साला लपेटू कर रहा था और वो अब अपनी बुद्धिमानी से काम लेता है। और एक रोज बुद्धू मुखिया जी के मेहमानों को चाय पानी दे रहा था, तभी माला घर के बाहर चिल्लाते हुए आती है। अरे कहाँ हैं आप? अरे सुनिए, ये क्या किया आपने? एक चोर को घर में पनाह दिया था ना। देखिए, मेरे सारे गहने चुरा के ले गया जो अनाज वाले घर में छुपा के रखे हुए थे। लेकिन ये झोला तो लपेटू का है। और मालकिन ये क्या कह रही है? मुखिया जी के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बोलते क्यों नहीं इसे कुछ? 2 कौड़ी का नौकर है। ये तुम सबके सामने क्या तमाशा बना रही हो? हम थोड़ी देर में बात करते हैं। अरे और लोगों को भी पता चले ना कि इस नौकर की असलियत क्या है, जिसे आपने इतने दिनों से अपने घर में पनाह दे रखा था। अब उसने क्या ही किया, मेरे सारे गहने चुरा लिए। नहीं मालकिन, ये सब मैंने नहीं किया है, बल्कि ये झोला तो मेरा है भी नहीं। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? अब तक ईमानदारी से खाता आ रहा हूँ। माला और मुखिया के बीच लड़ाई देख वहाँ बैठे लोग उठ जाते हैं, लेकिन तभी कहीं से माला का भाई लपेटू आता है। अरे दीदी, झोला देखा है क्या मेरा आपने? अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल ही नहीं रहा, कहीं गुम हो गया शायद। और आप लोग यहाँ मुझे घूर क्यों रहे हो? चलता हूँ मालिक, शाम में समय से आ जाऊंगा। अरे बुद्धू, मुझे पता है तू ये सब नहीं कर सकता है। बुद्धू तो वहाँ से चला जाता है, साथ ही वहाँ मौजूद मेहमान भी वहाँ से चले जाते हैं। और अब जैसे ही लपेटू उस झोले को खोलता है, उसमें गहने देखकर हैरान रह जाता है। ये किसका है? ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में इतने गहने आज तक नहीं देखे। अब बोलना, अब क्यों नहीं खुल रही तेरी जुबान? चोर कहीं का, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करने में? आज ही माँ को बोलती हूँ कि तुझे क्या सिखा कर भेजा है जो तूने अपनी ही बहन के घर में चोरी की। इधर बुद्धू घर आता है और खाना पीना खाकर आराम से खाट पर लेटा हुआ सोच रहा होता है। क्या चाल चली बुद्धू तूने? अपने ही चाल में दोनों खुद ही फंस गए। वो गहने तो मैंने ही लपेटू के झोले में छुपाए थे। वो मुझे फंसाने के लिए मेरी बीबी को धमका सकता है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? इधर मुखिया माला और उसके भाई पर गुस्सा था, क्योंकि माला ने मेहमानों के सामने ये सब तमाशा किया था। मुखिया अपनी पत्नी की हरकतों से तो वाकिफ था, लेकिन अब वो अपने ही साले की चोरी पकड़ी जाने के बाद उस पर और भी ज्यादा शक करने लगा था। तूने अपनी ही बहन के घर में चोरी करी? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं सबके सामने उस नौकर को बदनाम करने गई थी, लेकिन मेरी ही बदनामी हो गई। ए दीदी, आपकी सर की कसम खा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चला कि वो गहने मेरे झोले में किसने रख दिए। और मुझे पता भी नहीं था कि उस वक्त आप उस बुद्धू को बदनाम कर रही हैं। तभी तो मैं झोला ढूंढने के लिए वहाँ आ गया। मैंने कहा था ना, मैंने इतनी बार उसे फंसाने की कोशिश कर ली है, लेकिन वो है कि हर बार बच के निकल जाता है।
इस बार तो बच निकला, लेकिन मुझे फंसा गया। लेकिन दीदी कसम खाता हूँ मैं अगली बार इसे छोड़ूंगा नहीं। और जीजा जी से कहते ना कि मैं जा रहा हूँ, वो तो यही चाहते थे ना। मैं तुझे जल्दी बुला लूंगी, पहले इस नौकर को तो घर से निकालूं। बुद्धू हर बार अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को भांपकर उससे पहले ही उससे बाहर निकल जाया करता था और मुखिया जी के सामने बेकसूर बन जाया करता था। बल्कि बुद्धू को फंसाने वाले खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंस जाया करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।